वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वालिद साहब रेलवे में एक अहम ओहदे पर मुलाजमत करते थे। उनकी नौकरी की वजह से हमारा घर अक्सर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता था, मगर फिर भी फैमिली का माहौल बहुत प्यार भरा था। ये उन दिनों की बात है जब मैंने इंटरमीडिएट मुकम्मल करके ग्रेजुएशन के लिए लाहौर जाने का फ़ैसला किया। लाहौर मेरे लिए एक नया शहर था, नया माहौल और नई जिंदगी का आगाज़, लेकिन इकलौता बेटा होने की वजह से घर वालों के दिल में मुझे छोड़ने का बहुत डर था। ख़ास तौर पर अम्मा तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थी। वो मुझे हॉस्टल में भेजने के सख्त खिलाफ थी। अम्मा का कहना था कि हॉस्टल का वो खाना खाकर मेरी सेहत का बुरा हाल हो जाएगा। उनके नज़दीक हॉस्टल का माहौल न सिर्फ सेहत के लिए नुकसानदेह था, बल्कि मुझ जैसे घर के लाडले बेटे के लिए बिल्कुल मुनासिब भी नहीं। वो बार बार ये कहती कि बेटा, घर का खाना कुछ और होता है, बाहर का खाना तुम्हारी तबीयत खराब कर देगा। अब्बा जी भी कुछ ज्यादा खुश नहीं थे, मगर उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि अगर लड़के को आगे बढ़ना है तो थोड़ी जिदोजहद तो करनी पड़ेगी। फिर भी अम्मा की आंखों में तशवीश साफ नजर आ रही थी। मेरी सेहत माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, जिसमें ताजगी, चेहरे पर चमक और तबीयत हमेशा चाक और चौबंद रहती थी। लोग अक्सर कहते कि ओ लड़का तो सेहतमंद और खूबसूरत है। घर वाले भी इस बात पर खुश थे कि मैं कभी बीमार नहीं पड़ता था। मुताले का मुझे बचपन से ही बेपनाह शौक था। किताबें पढ़ने का चस्का ऐसा था कि जब भी फारिग वक्त मिलता मैं फ़ौरन किताबों की दुनिया में खो जाता। कॉलेज की लाइब्रेरी मेरे लिए जन्नत की मानिंद थी। वहाँ हर किस्म की किताबें दस्तयाब थीं, अदबी, नावल, शायरी के मजमूए, तारीख़ी किताबें, साइंस और नफ्सियात पर लिखी गई तहरीरें और ख़ुद साख्ता कहानियाँ। मैंने तकरीबन तमाम मशहूर मुसन्निफ़ीन की किताबें पढ़ डाली थीं। रात के वक्त कमरे की खामोशी में ऑनलाइन रीडिंग भी मेरा पसंदीदा बन गया था। मुख्तलिफ वेबसाइट्स और ऐप्स पर अच्छी अच्छी कहानियाँ और मज़ामीन पढ़ता, नोटिस लेता और कभी कभी अपने ख़यालात भी लिख लेता। किताबें मुझे एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं, जहाँ मैं सब कुछ भूल कर घंटों गुजर जाता। इंटर के इम्तिहानात ख़त्म होने के बाद एक दिन इत्तेफाकना मुझे कहीं से एक दिलचस्प रिसाला मिल गया। इसकी बैरूनी जल्द बहुत पुरकशिश थी, रंगीन तस्वीर और फ़ौरन मेरी तवज्जो खींच ली। मैंने इसे उठाया और अपने कमरे में जाकर आराम से बैठकर खोला। अंदर मुख्तलिफ कहानियाँ, मज़ामीन और दिलचस्प बातें थीं। कुछ कहानियाँ रोमानवी थीं, कुछ सनसनीखेज़ और कुछ ज़िंदगी के सबक देती थीं। इस रिसाले ने मुझे इस कदर मुतासिर किया कि मैं इसे एक ही नशिस्त में ख़त्म करने लगा। पढ़ते हुए वक्त का एहसास ही ना रहा और रात गहरी होती चली गई। इस रिसाले ने मेरे अंदर एक नई दिलचस्पी पैदा कर दी थी। अब मैं सोचने लगा था कि शायद ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ें भी दरियाफ्त करने की ज़रूरत है। इस उम्र में ऐसे दिलचस्प रिसाले और कहानियाँ हर नौजवान को पसंद होती है। ये एक फितरी सी बात थी, मगर मैं उन सब चीज़ों को सिर्फ इल्म और मालूमात की हद तक ही पढ़ता था। मेरे अंदर हमेशा एक तजस्सुस था, मगर मैंने कभी भी इसे गलत रास्ते की तरफ नहीं जाने दिया। इस वक्त तक मेरी ज़िंदगी बिल्कुल साफ सुथरी थी। कोई मनफी सरगर्मी, कोई बुरी आदत, ना ही कोई ऐसी बात जिस पर मुझे शर्म आती। मैं अपने उसूलों पर कायम था और ख़ानदानी तरबियत का असर भी मुझ पर गहरा था। मेरे बस सिर्फ दो ही बड़े शौक थे जो मुझे हमेशा मसरूफ़ रखते थे। एक था वर्जिश और मशक़ें, दूसरा था किताबें पढ़ना। सुबह सवेरे उठकर पार्क में दौड़ लगाना, जिम में वज़न उठाना और मुख्तलिफ एक्सरसाइज करना मेरी रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया था। इससे न सिर्फ मेरी सेहत बेहतरीन रहती थी, बल्कि ज़हन भी ताज़ा और चुस्त रहता था। लोग मुझे देखकर कहते कि ओ लड़का तो फिटनेस का शौकीन है, भी खूबसूरत है। और दूसरा शौक किताबें पढ़ना था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, मैं घंटों लाइब्रेरी में बैठा रहता, रात को कमरे की रोशनी में नई नई किताबें खोलता। एक किताब ख़त्म करते ही दूसरी शुरू कर देता। ये दोनों शौक मुझे एक मुतवाज़िन ज़िंदगी देते थे, भी सेहतमंद और ज़हन भी रोशन। इस रिसाले को पढ़ने के बाद भी मैंने सोचा कि ये सिर्फ एक दिलचस्प मुताला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैंने इसे एक तरफ रख दिया और अपने मामूलात की तरफ लूट आया। किताबों ने मेरे इल्म और मालूमात में बेपनाह इजाफा किया था। हर नई किताब मुझे एक नई दुनिया से रूशनास कराती और मेरे सोचने का दायरा वसी करती, जबकि वर्जिश और मशकों ने मेरे में ताकत, चुस्ती और स्टेमिना पैदा कर दिया था। मैं दिन भर ताज़ा दम रहता, थकन का एहसास ही नहीं होता था। उन दिनों घर में लाहौर में रहाइश के बारे में मुसलसल बहस चल रही थी। अम्मा अब भी हॉस्टल के ख्याल से खुश नहीं थी, जबकि अब्बा जी कहते थे कि लड़के को खुद मुख्तार होना चाहिए।
कभी कभी पूरा घर इस मौजू पर बातों में मसरूफ रहता। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी अम्मा के मैके वाले गांव से उनकी एक करीबी सहेली काम के सिलसिले में हमारे गांव आए। वो अम्मा की पुरानी दोस्त थी, बचपन की सहेली। जब उन्हें मेरे लाहौर जाने और रहाइश के मसले का पता चला तो उन्होंने फौरन कहा कि उनके पास एक बेहतरीन हल है। वो बड़े पुरजोश अंदाज में बोले, अरे बहन, तुम परेशान क्यों हो रही हो? मेरी बड़ी बेटी लाहौर ही में रहती है। इसका घर बहुत अच्छा और पुरसुकून है। अगर तुम्हें कोई एतराज न हो तो तुम्हारा बेटा वहां रह सकता है। घर का माहौल होगा, अच्छा खाना मिलेगा और निगरानी भी रहेगी। अम्मा की चेहरे पर फौरन सुकून की लहर दौड़ गई। वो बात सुनकर बहुत खुश हुई। अब्बा जी ने भी सर हिलाया कि ये अच्छा ऑप्शन लगता है। इस तरह एक अच्छी और काबिल एतमाद जगह मिलने का इम्कान पैदा हो गया था। मेरी अम्मा की सहेली की बड़ी बेटी यानी मेरी कजिन शाजिया लाहौर में एक खूबसूरत डबल स्टोरी घर में रहती थी। घर काफी कुशादा और आरामदेह था, जिसमें ऊपर नीचे मिलकर 6 कमरे थे। एक छोटा सा बागीचा भी था जहां सुबह शाम बैठकर चाय पी जा सकती थी। शाजिया अपने शौहर, बेटे और बहू के साथ इस घर में रहाइश पजीर थी। इसका माहौल बिल्कुल घरेलू और पुरअमन था। शाजिया की तबीयत बहुत मिलनसार थी और वो घर को संभालने में माहिर थी। इसके शौहर और बेटा दोनों ट्रक ड्राइवर थे। उनका काम लंबे सफ़र का था। लाहौर से कराची, क्वेटा, पेशावर और दीगर दूर दराज शहरों तक वो माल लेकर जाते। कभी कभी उनके ये सफ़र हफ्तों तक चल जाते। घर में सिर्फ शाजिया, उनकी बहू और कभी कभी बेटा ही रह जाता जब वो लोकल ट्रिप पर होता। अम्मा की सहेली ने बताया कि शाजिया के घर में तुम्हारा बेटा बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह रहेगा। इसे अलग से किराए का कमरा देने की ज़रूरत नहीं, ऊपर वाला पूरा पोर्शन खाली पड़ा है। वहाँ इसे मुकम्मल आज़ादी भी मिलेगी और घर की निगरानी भी रहेगी। खाना पीना सब घर का मिलेगा। ये सुनकर अम्मा के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। अब्बा जी ने भी ये ऑप्शन मुनासिब समझा। इस तरह लाहौर में रहाइश का मसला हल होने लगा था और मुझे एक महफूज और काबिल एतमाद जगह मिलने वाली थी। शाजिया के शौहर और बेटा अक्सर घर नहीं आते थे। उनके लंबे सफ़र की वजह से कभी कभी पूरे हफ्ते और बाज़ औक़ात 1 महीने तक घर खाली रह जाता। इसलिए घर में सिर्फ शाजिया और उनकी बहू ही रहती थीं। दोनों ख़वातीन अकेले रहने से कदरे परेशान थीं। ज़माना ख़राब था, हर तरफ बेचैनी और गैर महफूज माहौल था। अकेले घर में रहने का सोचकर उनके दिल में खौफ की लहर दौड़ जाती थी। इसके अलावा किरायादार रखने का ख्याल भी उन्हें पसंद नहीं था। वो डरती थीं कि पता नहीं कौन सा शख्स आ जाए, कैसा अखलाक हो, घर का माहौल ख़राब ना कर दे। इसलिए वो एक ऐसे शख्स की तलाश में थीं जिस पर भरोसा किया जा सके, जो फैमिली का हिस्सा बनकर रहे और घर की हिफाजत भी कर सके। अम्मा की सहेली ने अम्मा को तसल्ली देते हुए कहा, बहन घबराओ नहीं, मैं शाजिया से खुद बात कर लूंगी। वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारा बेटा उसके घर में बिल्कुल अपने भाई की तरह रहेगा। वहां तुम्हें कोई फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। खाना, रहाइश, एहतराम सब कुछ घर जैसा मिलेगा। ये बातें सुनकर अम्मा के दिल को बहुत सुकून मिला। उनकी आंखों में अब तशवीश की बजाय उम्मीद जगमगा रही थी। अब्बा जी ने भी सर हिलाया और कहा कि अगर शाजिया राजी हो जाएं तो ये बेहतरीन इंतज़ाम होगा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरे लाहौर जाने का मामला एक अच्छी शक्ल इख्तियार कर रहा था। अम्मा की सहेली ने तसल्ली देते हुए कहा कि मैं आज ही शाजिया से बात कर लूंगी, इसे सारी सूरत हाल बताऊंगी और फिर तुम्हें फौरन बता दूंगी कि क्या फैसला होता है। ये सुनकर मेरी दिल की सारी उम्मीदों पर पानी फिर रहा था। लाहौर में आज़ादाना रहने, हॉस्टल की ज़िंदगी, दोस्तों के साथ रात की देर तक गप्पें और खुद मुख्तारी की वो तमाम ख्वाहिशें जो मेरे दिल में थीं, एक एक करके दम तोड़ रही थीं। मैं चाहता था कि अपनी मर्जी से रहूं, अपने वक्त का मालिक बनूं, मगर घर वालों की मोहब्बत और फिक्र मुझे बांधे रखे हुए थी। क्या करता? इकलौता बेटा था, अम्मा अब्बा की एक ही औलाद। उनकी मर्जी के बगैर कुछ करना मुमकिन नहीं था। दिल भारी हो रहा था मगर चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखी। चंद दिन बाद एक शाम अम्मा की सहेली का फ़ोन आया। अम्मा ने फ़ोन उठाया तो उनके चेहरे का तासुर तब्दील होता गया। वो बड़े गौर से सुन रही थी। फ़ोन रखने के बाद अम्मा ने मुझे और अब्बा जी को बुलाया और खुशी से बोले, अच्छी खबर है, शाजिया ने हाँ कर दी है। वो कहती है कि तुम्हारा बेटा हमारे घर आकर रहे तो बहुत अच्छा होगा। ऊपर वाला पूरा फ्लोर खाली है, इसे अलग से दे देंगी।
खाना पीना सब घर का होगा और घर की निगरानी भी रहेगी। अम्मा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई। वो बार बार शुक्र अदा कर रही थीं कि अल्लाह ने एक अच्छा और महफूज रास्ता दिखा दिया। शाजिया की खुशी भी देखने लायक थी। घर में एक नौजवान लड़का मिल जाएगा जो उनके अकेलेपन को कम कर देगा और घर को आसरा भी देगा। अब घर में तैयारियां शुरू हो गईं। अम्मा मेरे कपड़े, किताबें और दीगर सामान को एहतियात से पैक कर रही थी। उनकी आंखों में माँ की वो मोहब्बत थी जो छप नहीं रही थी। अब्बा जी भी खामोशी से सब कुछ देख रहे थे। और यूं एक दिन सुबह सवेरे में अपने अब्बा जी के साथ लाहौर के लिए रवाना हो गया। गाड़ी चल रही थी और दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। नई जगह, नए लोग, नई जिंदगी। अब्बा जी रास्ते भर मुझे नसीहतें दे रहे थे कि बेटा, घर वालों का ख्याल रखना, शाजिया बहन का एहतराम करना, पढ़ाई पर तवज्जो देना। जहां तक निगाह जाती खेत और सड़कें गुजर रही थीं। दिल में आज़ादी की कुछ बाकी ख्वाहिशें अब भी थीं, मगर अब वो एक नई हकीकत की तरफ जा रही थी। लाहौर पहुंचने वाला था और मेरे साथ एक बिल्कुल नई कहानी शुरू होने वाली थी। और यूं एक दिन सुबह सवेरे में अपने अब्बा जी के साथ लाहौर के लिए रवाना हो गया। घर वालों ने मुझे अलविदा करने के लिए बड़ा एहतमाम किया था। अम्मा ने रात भर जाग कर मेरे लिए दुआएं की थीं। उनकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने मेरे सामान में बहुत सी चीजें रखी थीं, कपड़े, किताबें, खाने की चीजें और सबसे अहम बात, घर की मोहब्बत भरी पिंजरे। अम्मा ने खास तौर पर घर की पिंजरी, खुश्क मेवे, बिस्कुट और दीगर चीजें पैक की थीं ताकि रास्ते में भूख लगने पर कुछ खा सकूं। उनकी दुआएं मेरे साथ थीं, जैसे एक नरम चादर ओढ़कर मैं सफर कर रहा हूं। अब्बा जी खुद मुझे लाहौर छोड़ने आए थे। रास्ते भर वो खामोश रहे, कभी कभी नसीहत कर देते, बेटा, बड़ों का एहतराम करना, वक्त की पाबंदी करना, पढ़ाई पर तवज्जो देना। मैं सर हिलाता रहा मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब हम लाहौर पहुंचे तो शाहदरा के इलाके में उनका घर था। शाहदरा लाहौर का एक पुराना और खूबसूरत इलाका है जहां तारीखी इमारतें और जदीद जिंदगी का इम्तिजाज नजर आता है। हम सुबह के वक्त ही वहां पहुंच गए। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था मगर सड़कों पर हलचल शुरू हो चुकी थी। अब्बा जी मुझे शाजिया आंटी के घर लेकर गए। घर देखकर दिल को सुकून हुआ। डबल स्टोरी, साफ सुथरा और पुरसुकून माहौल वाला घर। शाजिया आंटी बाहर निकलकर इस्तकबाल करने आईं। वो बहुत खुश थीं। अम्मा की सहेली की बेटी होने की वजह से ताल्लुक करीबी था, इसलिए मुझे देखकर उनके चेहरे पर खानदानी मोहब्बत झलक रही थी। अब्बा जी ने मुझे उनके हवाले करते हुए कहा, बहन, ये मेरा इकलौता बेटा है। इसे आपके हवाले करता हूँ। इसका ख्याल रखना। शाजिया आंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई, फिक्र न करे, ये अब हमारा अपना बच्चा है। अब्बा जी ने मुझे गिले लगाया, चंद आखिरी नसीहतें दें और वापस जाने के लिए तैयार हो गए। जब उनकी गाड़ी नज़र से ओझल हुई तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी नई जिंदगी वाकई शुरू हो चुकी है।